चलिए बेटे आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के यूजेस और डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस क्या है। डी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं सबके अपने अलग अलग यूज़ हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारे लिए, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो आते हैं इनके काफ़ी हम यूज़ देखते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक, सबसे पहले डी ब्लॉक के लिए आपको ब्लॉक्स पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले इनिशियली हमारे पास एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक के नीचे हमारा डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक के बाद आता है हमारा पी ब्लॉक। तो एस में हमें पता है सबको कि एस के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, 2, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये सारे जो आपके ग्रुप्स हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, पी में। तो बेसिकली जो हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं, टोटल ग्रुप्स आते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो वी आर हैविंग ओवरऑल 10 ग्रुप्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन दिस डी ब्लॉक सीरीज। तो बेसिकली आपने जो डिस्कस करना है वो हम डी ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं। अब डी ब्लॉक जो आप डिस्कस करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी के अंदर ग्रुप्स कितने होते हैं, डी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो डी जो ब्लॉक है, आप अगर अफबाउ प्रिंसिपल देखते हो, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, देखिए अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल का कहना है ऑलवेज फिल द इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और अफबाउ प्रिंसिपल ने ऑर्बिटल्स जो एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पे रूल था हमारा बोहर एंड बरी। बोहर एंड बरी ने n+l रूल डिस्कस किया और उस n+l रूल के रिगार्डिंग हर ऑर्बिटल की एनर्जी एक्सप्लेन करी गई, जिसमें बताया गया कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम। तो हमारा जो रूल है 1s एंड देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड देन 7s। दिस इज अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ये अफबाउ प्रिंसिपल के रिगार्डिंग आप अपनी टेबल एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर आपका हर पीरियड बेसिकली कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, वो सब आप अफबाउ से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले बस अफबाउ प्रिंसिपल से आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि जो भी नंबर स्टार्ट होगा, जैसे ही एक नया नंबर आएगा वैसे ही आपकी एक नई शेल शुरू हो जाएगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 1 आया, 1 के बाद 2 आ गया, तो इट मीन्स 1 के बाद जैसे ही 2 आया तो सेकंड शेल स्टार्ट हो गई हमारी यहाँ। अब 1s, आपको पता है s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2। तो यानी कि जो फर्स्ट शेल है आपकी, फर्स्ट शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई गई है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, ओनली 2। तो पहले पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं। उसके बाद जब आप सेकंड पीरियड में चलते हो तो सेकंड पीरियड में हमारे पास टोटल एलिमेंट आते हैं 2s में कितने, 2, और 2p में कितने, 6। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 8। तो 8 में लगातार एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। तो सेकंड शेल में वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर जैसे ही आप थर्ड में जाओगे, 3s में 2, 3p में 6, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 8। देन आप 4 पे गए, जैसे ही आप फोर्थ शेल पे गए तो 4 में आपको क्या क्या भरना है, 4s भरना है, 3d भरना है और 4p। जब तक आपकी आगे वाला नंबर, जैसे 4 पे गए तो 4 के बाद क्या आता है, 5। जब तक 5 स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक वहां जितने ऑर्बिटल आ रहे हैं वो उसी सारी सीरीज में भरे जाएंगे। तो 4 में 4s भरेंगे, 3d भरेंगे, 4p भरेंगे। 4s के अंदर हम 2 भरेंगे, 3d में 10 भरेंगे और 4p में भरेंगे 6। तो टोटल वी हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 और 2 12 एंड 6 इज 18।
तो फोर्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? 18। इसी तरह से आप जब फिफ्थ पीरियड में चलोगे तो फिफ्थ पीरियड में एक आएगा, 5s में आएंगे 2, 4d में आएगा 10, 5p में आएगा 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ भी 18। इसके बाद सिक्स पीरियड में जैसे ही आप चलोगे तो 6s, 4f, 5d एंड 6p। 6s में कितने? 2, 4f में कितने? 14, 5d में कितने? 10 और 6p में कितने? 6। तो टोटल हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए? दिस इज ओवरऑल 32 एलिमेंट्स। इसी तरह से जब आप 7th सीरीज में आगे चलोगे उसके अंदर भी टोटल 32 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये अबव प्रिंसिपल पूरा एक्सप्लेन करता है कि हर शेल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी और कौन सा ऑर्बिटल किस शेल में कंटिन्यू करेगा। जैसे आप फर्स्ट शेल में गए तो बस 1s है, सेकंड में गए 2s भी है, 2p भी है, यानी जैसे ही आप सेकंड शेल में जाओगे 2s भरा जाएगा, 2p भरा जाएगा। 3 में गए 3s भी भरा, 3p भी भरा, जबकि थर्ड शेल में 3d भी होता है, लेकिन क्या मैंने उसको थर्ड शेल में भरा? नहीं भरा। 3d किस में भरा जाएगा? फोर्थ शेल में। जैसे ही आपके 4 की एंट्री हुई 4s आया, 3d आया, 4p आया, तो यानी कि 3d कब आएगा? 3d तब आएगा जब आपका फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 4s, 3d एंड 4p, 4s, 3d एंड 4p। तो यहाँ से समझो कि आपका जो d ब्लॉक की स्टार्टिंग है, सबसे पहले d ऑर्बिटल कौन सी शेल में आता है? थर्ड शेल में, लेकिन वो भरना कौन सी सीरीज से शुरू करता है? फोर्थ सीरीज से। तो सबसे पहली d सीरीज कौन सी है? 3d सीरीज। तो पहले 4, जैसे ही आप फोर्थ शेल में एंटर करोगे तो इसका मतलब d की स्टार्टिंग कौन से शेल से चलेगी? फोर्थ शेल से। जब आप फोर्थ शेल में आओगे तो सबसे पहले 4s भरा जाएगा s का, 3d भरा जाएगा d में और 4p भरा जाएगा p में। देन जैसे ही आप फिफ्थ में आओगे 5 में क्या क्या भर रहे हो? 5s, तो 5s तो आप s में ही भरोगे। फिर आया 4d, तो d में कौन भरा जाएगा? 4d। एंड लास्ट फिर किस में आएंगे हम? 5p, तो 5p किस में भरेंगे? p ब्लॉक में। देन n इज इक्वल्स टू 6। अब 6 आता है, तो अब आप देखो, आपको यहाँ से एक पॉइंट समझ आया होगा कि हमने d की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? फोर्थ पीरियड से, उससे पहले d ब्लॉक स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, d सबसे पहले कौन सी शेल में भरता है? 3d में। 3d ऑर्बिटल पहला d ऑर्बिटल होता है, थर्ड से पहले d किसी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 3d भरना कौन से शेल से स्टार्ट होता है? फोर्थ शेल से। ये 2 पॉइंट हो गए। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट आप जब 6th में जाओगे तो 6th में हम 6s भर रहे हैं। 6s के बाद मैंने भरा 4f। अब आप देख रहे हो s, d और p, f ब्लॉक तो यहाँ है ही नहीं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन f सब शेल में जाएगा उसको हम d ब्लॉक में एंट्री नहीं देंगे, तो 4f यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके लिए अलग से एक f ब्लॉक बनाते हैं। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन f में एंटर करता है उसके लिए हम अलग से f ब्लॉक बनाते हैं। f ब्लॉक के एलिमेंट को सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे ही 4f में 14 एलिमेंट हो जाते हैं और 5d भरना शुरू होता है तो हम उसको d में एंट्री देते हैं। अब 5d आ गया, 5d के बाद कौन भरा जाएगा? 6p। इसी तरह से जब आप 7th पीरियड में चलोगे तो 7th पीरियड में सबसे पहले 7s आएगा, 7s के बाद यहाँ 5f आएगा, बट ये f ब्लॉक है ही नहीं, तो इसीलिए f ब्लॉक अलग बनाया है। वहाँ 5f, जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करेगा वो f ब्लॉक में एंट्री देगा। f जैसे ही पूरा भर जाएगा उसके बाद 6d भरना शुरू करेंगे तो वो 6d d ब्लॉक में आएगा, और उसके बाद p भरेंगे तो वो किस में आएगा? p ब्लॉक में। तो अब यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि जो हमारा d ब्लॉक एलिमेंट है इसमें ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 3 से लेके 12 तक, और इसके पीरियड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? पीरियड इज 4 to 7। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक चीज और, D के अंदर टोटल ग्रुप कितने हैं? 10, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने आ सकते हैं? सिर्फ 10। अब देखो, अगर हम 6th पीरियड में आते हैं तो 6th पीरियड में पहले मैंने 6s भरा, 2 भरे तो वो 2 तो s ब्लॉक में गए। उसके बाद 4f आया, 4f में कितने भरे? 14। 5d में कितने भरे? 10। 6p में कितने भरे? 6। तो 6 शेल कहती है कि भरने कितने हैं बेटा आपको? भरने हैं आपको 32, लेकिन क्या 32 की जगह अवेलेबल है? जगह तो अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि एस कहता है कि भाई मेरे पास आप 2 रख सकते हो, डी ने बोला मेरे पास 10 के रखने की जगह है तो आप 10 फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पी ने बोला आप 6 रख सकते हो, 6 रख दो। तो दो ये बोलता है भाई 2 मैं ले लूंगा, इसने बोला मैं 10 ले लूंगा, इसने बोला मैं 6 ले लूंगा, तो ये सब मिला के टोटल कितना ले सकते हैं 18, लेकिन ये तो 32 दिखा रहा है। अब हम 32 कहाँ भरें, 32 के लिए तो जगह ही नहीं है। 5D कहता है 5D वाले भर जाएंगे, 6P वाले भर जाएंगे, 6S वाले भर जाएंगे, और 4F वाले कहाँ जाएंगे? हम इस 4F को तो जबरदस्ती यहाँ नहीं घुसा सकते, क्योंकि 4F को रखने के लिए इनमें से कोई भी राजी नहीं है, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पूरी लाइन में मैक्सिमम 18 एलिमेंट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो बाकी के 14 कहाँ भेजें? तो इसीलिए हमने क्या किया, 6th पीरियड और 7th पीरियड का जो f ऑर्बिटल था, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में एंट्री देता है, उसको हटा लिया हमने, वो सारे एलिमेंट्स वहां से उठा के अलग से एक ब्लॉक बना दिया, जिसका नाम क्या है हमारा f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के लिए अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं आपको एलिमेंट्स बना के दिखा देती हूँ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको ये समझ आ गया, सबसे पहले ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। 4th पीरियड में स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद 5th पीरियड में आता है याइट्रियम, 6th में आता है लैंथेनम, 7th में आता है एक्टीनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रीनियम, और ये आएगा आपका रुथीनियम, एंड दिस इज ऑस्मियम, दिस इज रोडियम, this is iridium, this is palladium, this is platinum, this is Ag, silver and gold, Cd and Hg, cadmium and then mercury। तो ये ओवरऑल हमारे हो गए आपके एलिमेंट्स। अब ये देखो एक्टीनियम के बाद यहाँ आता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम आगे कंटिन्यू करता है अप टू कॉपरनीसियम। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक के, वो मैंने ऑलमोस्ट सारे लिख दिए हैं एक्सेप्ट दिस 7 सीरीज। अब ये n इज इक्वल्स टू जो 7 सीरीज है, इसके अंदर ज़्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, तो उनका इतना इम्पोर्टेंट यूज़ है नहीं हमारे पास, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपका पूरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये सारे हैं, जो स्टार्ट होता है 4 से ख़त्म होता है 7 पे। यहाँ पर दिस इज़ ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। वी आर हैविंग 12 ग्रुप, तो ये आपके 12 ग्रुप्स हो गए। दूसरा, अगर मैं आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज बेसिकली 21, और 21 एटॉमिक नंबर अगर आप अबाउ के अकॉर्डिंग फिलिंग करते हो, तो फिलिंग में आप देखोगे, ये देखो इसी में हम इलेक्ट्रॉन अभी भरते हैं, और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताती हूँ, ताकि जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे स्कैंडियम का 21, तो सबसे पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s2 एंड 3d 1। ये देखो 2, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। तो हमें 21 का भरना था। अब 21 भरना है, तो आप देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है ना, तो दैट इज वाई स्कैंडियम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो एलिमेंट डी ब्लॉक का ही कहलाएगा। तो डी में तो गया, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है, तो वैलेंस शेल तो आप 4 बोलोगे, बिकॉज वैलेंस शेल इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो आपकी वैलेंस शेल होती है। तो वैलेंस ऑर्बिटल तो 4s है,
बट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D में। तो वैलेंस तो 4 है पर लास्ट इलेक्ट्रॉन उससे एक पहले वाली शेल में जा रहा है, मतलब 3D में जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल से एक पहले वाली शेल को बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। तो हम यहाँ पे अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल किसे बोल रहे हैं, n-1 d को बोल रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाए वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम का लास्ट वैलेंस शेल कौन सा है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। स्कैंडियम का वैलेंस शेल इज 4s, बस लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D में। तो 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 3D में कितना, 1। 21 ये टाइटेनियम पे जब आओगे दिस इज 22, तो आप टाइटेनियम 22 है तो 3D के अंदर टोटल आप कितने भरते हो, 10 भर सकते हैं। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ये 4s2 3D2, ये आगे गए 4s2 3D3, और आगे गए 4s2 3D4, और आगे गए 4s2 3D5, आगे गए 4s2 3D6, आगे गए 4s2 3D7, देन 4s2 3D8, देन 4s1 3D9, ये एक्सेप्शन है आपका, देन 4s2 3D10। इस पूरी सीरीज के अंदर एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं, एक्सेप्शनल केस एक है आपका कॉपर और एक है आपका एक्सेप्शनल केस क्रोमियम। इसके इन दोनों के अंदर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाता है, तो ये हो गया 4s1 3D5। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव समझाने का है वो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप इन सब में से देख लो, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया भरेगा तो वो उतने ही, उससे ज़्यादा उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जिसके पास जितने थे सबने D में भरा है, किसी ने कोई आपके साथ धोखेबाजी तो करी नहीं है यहाँ। अब यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक जब हम चले तो हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इनटू 3D और वैलेंस शेल 4s है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, तो ये कौन सी है, पेनल्टीमेट शेल है आपकी। अब जब भी आपको पूछा जाए कि दैट इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप बोलोगे येस इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल से पहले वाली। तो यहाँ पर 2 चल रहे हैं। जब आप 4th पीरियड में चलोगे तो 4th पीरियड में 4s के साथ 3D कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही जब आप 5th पीरियड में चले, देखो आप बाऊ क्या कहता है, 5th पीरियड में आओगे तो इसके साथ कौन से भाई साहब चलेंगे, इसके साथ इसका भाई चलेगा 4D, तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। लास्ट शेल कौन सी है, 5, पर एक उससे पहले वाला कौन सा है, 4D। तो वैलेंस शेल तो 5s है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4D में, तो एक पहले वाले में चला गया ना, तो इसका मतलब पेनल्टीमेट शेल में गया। तो यानी कि जब आप यहाँ कंटिन्यू करोगे तो 2 चलेंगे, एक चलेगा 5s और 5s के साथ इसका भाई चलेगा कौन, 4D। ऐसे ही लेंथेनम पे जाओगे तो 6s चलेगा और इसके साथ कौन चलेगा, 5D। इसके साथ 7s आएगा और 7s के साथ कौन चलेगा, 6D। तो D हमेशा वैलेंस वाले से एक कम चल रहा है। इसीलिए अगर आप D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखते हैं तो हम लिखेंगे n-1d एंड ns। अब देखो यहाँ सबके पास s है, s कौन सी है, वैलेंस शेल, और d है हमेशा s से एक कम वाला, इसीलिए मैंने ns के साथ क्या लगाया, n-1d। तो 2 लिखेंगे, एक ns होगा एक n-1d। s के अंदर आप देखो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, कई बार एक भी हो रहा है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो s के अंदर या तो 1 भरेंगे या 2, और d में लगातार 1 से लेके 10 तक आप कितने भी भर सकते हो, 1 to 10। अब ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरिएट कर रही है, देखो n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 तक जा सकती है, इसीलिए यहाँ n की वैल्यू लिखी जाएगी 4 to 7।
सो आई थिंक इट इज क्लियर कि डी ब्लॉक में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2 जिसमें n की रेंज है 4 to 7। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था डी ब्लॉक का। कोई भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है देन इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी हमेशा एस के एक बाद में आएगा, वो आप अबाव प्रिंसिपल से देख ही सकते हो। तो एक पॉइंट यहाँ से ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट, डी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, अब ये समझिए। देखिए, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं आपके? ट्रांजिशन दोज एलिमेंट्स which contain partially filled d orbital in their ground state or their common oxidation state, then it is said to be transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है उसका कारण देखिए, जिन एलिमेंट्स के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा या तो ग्राउंड स्टेट में या उनके किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन उसको क्या बोला जाएगा, देन इट इज सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि देखो, स्कैंडियम से जिंक तक गए, इसमें डी में कितने भरे हैं, 1 2 3 4 सॉरी 5 5 6 7 8, दिस इज सॉरी नॉट इट इज नॉट 3d9, ये है आपका 3d10। तो अब आप देखो जरा, d1 2 3 5 5 6 7 8 10 10, इनमें से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहाँ तक आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि इनमें से किसी भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं है। तो साफ सीधी बात है कि ये सब क्या कहलाएंगे, स्कैंडियम से लेकर निकिल तक, दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो आपको इनके ग्राउंड स्टेट पे ही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अब देखो कॉपर क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? अब अगर हम ऐसे देखें तो हमें नहीं लगता कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, 10। तो जहां पे भी ये बोला जाता है कि D में फुली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन तो है नहीं। अब ये ट्रांजिशन नहीं है तो फिर कॉपर, आपको क्वेश्चन आता है दैट कॉपर कंटेन 3d10 येट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और आप जस्टिफाई कर दो कि भैया ये ट्रांजिशन है या नहीं है। आपको उसे दो चीज़ों पे उसको दो जगह आपको टेस्ट करना पड़ेगा, एक तो ग्राउंड स्टेट और दूसरा उसकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर की आ जाओ, कॉपर में हम बोलते हैं कॉपर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैंने लिखा आर्गन 18 4s1 3d10। अगर मैं कॉपर को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाती हूँ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, 4s में से, बिकॉज वैलेंस शेल इज 4s। अब वैलेंस शेल 4s है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बचा 3d10। अब इस केस में भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं कॉपर को +2 में भेजूं तो अगर कॉपर +1 के बजाय +2 में गया तो +2 में जाता है अगर ये, तो 3d में कितने हो जाते हैं अब 9। तो अब 3d में 9 है, तो अब आप बताओ कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास डी ऑर्बिटल कैसा है, पार्शियली फिल्ड। जिसके पास भी डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड होगा तो कंफर्म है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही होगा। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों निहायती बदतमीज किस्म के प्राणी हैं, जिनके अंदर अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो या इनकी ग्राउंड स्टेट पे देख लो, इनको आप किसी भी हालात में रख लो,
ये इतने पक्के हैं कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में जाना ही नहीं है। जैसे D10 तो दिखाई रहा है, यहाँ 3D10 होता है। आप कैडमियम पे आओ, यहाँ 4D10 मिलेगा। मरकरी पे आओगे 5D10, सब में D10 भरा पड़ा है। चलो हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जिंक में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जिंक या तो Zn में ही मिलता है या Zn+2 में मिलता है। तो अगर जिंक है, जिंक अगर आपको Zn के स्टेट में मिल रहा है तो हम बोलेंगे 4s2 3D10, भैया ठीक है। चलो अभी इस हालात में तो ये ट्रांजिशन नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर मैं जिंक का +2 ले लूं तो क्या +2 में ये ट्रांजिशन है? ये तब भी ट्रांजिशन नहीं है, तब भी इसके पास कितने हैं? 3D10 है। तो यानी ये किसी भी हालात में अपने D को पार्शियली फिल्ड करना नहीं चाहता, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि पूरे D ब्लॉक के अंदर जो सबसे ज्यादा बदतमीज प्राणी है वो ये 3 है, क्योंकि ये किसी भी हद तक अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कुछ भी आप कर लो इनके साथ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में जाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सीधा आंसर है बिकॉज दे कंटेन 3D10, 4D10 एंड 5D10। ग्राउंड स्टेट में भी यही हाल है इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यही हाल है। तो ये किसी भी हालात में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हो, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक में सीरीज जो आती हैं, सबसे पहले हम 3D भरते हैं, फिर 4D, 5D एंड 6D। तो आप D भर रहे हो सारे, 3D, 4D, 5D, 6D। तो सबसे पहली D सीरीज कौन सी होगी? सबसे पहली होगी 3D सीरीज, उसके बाद 4D। तो आपको बोला जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, तो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो है 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 3D। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज 4D। पहली 3D है, दूसरी वाली 4D। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज 5D। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इज 6D। तो ये सारी D सीरीज है, जिसमें पहली 3D, दूसरी 4D, तीसरी 5D और चौथी 6D। तो टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। ट्रांजिशन सीरीज क्यों? क्योंकि एलिमेंट कैसे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट D को भरते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हैं, तो D भरना स्टार्ट यहीं से हुआ, जिंक तक D पूरा फुली फिल्ड हो जाता है। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन सीरीज को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट पार्शियली फिल्ड होता है। तो D ऑर्बिटल इसका पार्शियली फिल्ड है नहीं, इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन ये ट्रांजिशन सीरीज को पूरा करते हैं। तो इनके लिए एक नया नाम दे दिया जाता है, दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इसको अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कॉल्ड एज, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं बोले जाएंगे, ट्रांजिशन नहीं बोले जाएंगे तो क्या बोले जाएंगे? आप इसको बोल सकते हो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो मीन्स फॉल्स। तो ये आते क्योंकि डी के साथ साथ ही आ रहे हैं ना, तो है तो नहीं, लेकिन हाँ फॉल्स, झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट है, दिखने में लग रहे हैं पर एग्जैक्टली है नहीं। तो इनको एक नया नाम दे दिया जाता है, दे आर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है, और इसके अगर हमने एटॉमिक नंबर लिखने हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब हम आपको बताएंगे कि इस को कैसे स्टार्ट किया जाता है।